नमस्कार दोस्तों। और देखिए, वो खबर इस समय आ रही है जिस खबर का पिछले 4-5 दिन से सब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। और ये खबर है चिराग पासवान के एनडीए जॉइन करने की खबर। हालांकि 4-5 दिन पहले जो चिराग पासवान का गुट है एलजेपी रामविलास वाला, उस गुट ने एक बैठक की थी और उस बैठक के बाद चिराग पासवान को अधिकृत किया गया था कि आपको एनडीए के गठबंधन में शामिल होना है या नहीं, इसके लिए हम अधिकृत कर रहे हैं। और चिराग पासवान ने मीडिया के साथ बातचीत में 5 दिन पहले एक बात और भी कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरी जो पार्टी है उसने मुझे अधिकृत किया है कि मुझे गठबंधन में शामिल होने का फ़ैसला लेना है, बीजेपी के साथ जाने का फ़ैसला लेना है। और अभी वो फ़ैसला ले पाते आज, अब से कुछ ही देर पहले, लगभग 1-1.5 घंटे पहले, जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी चिट्ठी चिराग पासवान को मिली है। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी को भी चिट्ठी मिली है और इनसे कहा गया है कि एनडीए की जो बैठक, यानी कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसकी बैठक पार्लियामेंट सेशन से पहले 18 तारीख को दिल्ली के अशोका होटल में हो रही है। उसमें आपको भाग लेने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। और चिराग पासवान को लेकर सोशल मीडिया पर इस समय ज़बरदस्त बज़ है, ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है। और जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर खबरें चली हैं, उसे देखने के बाद तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं दोस्तों कि चिराग पासवान बिहार के लोकप्रिय नेता हैं। उनकी लोकप्रियता बेहद चरम पर इस समय जा रही है। चिराग पासवान, जब उनके चाचा ने पारस ने उनके साथ बगावत की थी और 6 में से 5 सांसद एक तरफ चले गए थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे, उस समय भी चिराग पासवान की एक खास बात मुझे लगी थी कि उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया था। वो लगातार नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते रहे थे और उनका ये मानना था कि नरेंद्र मोदी के लिए वो मेरे राम हैं, मैं उनका हनुमान हूँ, मैं उनका पूरी तरह से भक्त हूँ, उनकी पॉलिसीज़ में मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन चिराग पासवान को शुरुआत से ही सबसे ज़्यादा दिक्कत किस बात से थी? आप जानिए कि ये चिराग पासवान की जो दोस्ती केंद्रीय इस सरकार से टूटी थी, वो किस बेस पर टूटी थी? उनकी पार्टी में बगावत नहीं हुई थी। उनकी पार्टी में मतभिन्नता इस बात को लेकर हुई थी कि जो पिछला चुनाव हुआ था बिहार का 2020 में, उसमें वो ये चाहते थे कि नीतीश कुमार के खिलाफ मैं अपने कैंडिडेट उतारूंगा। उनका ये मानना था, चूंकि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान हमेशा ऐसी धुरी, एक ऐसा केंद्र रहे जो बिहार में लगातार लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, इनकी राजनीति का विरोध करते रहे। लेकिन नीतीश कुमार चूंकि एनडीए के एलाइज थे, इसलिए नीतीश कुमार को काफ़ी सीटें बीजेपी ने दी थी 2020 में और चिराग पासवान से कहा गया था कि 20-25 सीट पर आप चुनाव लड़ लें। चिराग पासवान इसके लिए एग्री नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था, मैं बीजेपी के प्रत्याशी जहाँ जहाँ होंगे उनके खिलाफ मैं अपने कैंडिडेट नहीं उतारूंगा, लेकिन जहाँ जहाँ जेडीयू के कैंडिडेट होंगे उनके खिलाफ मैं अपने प्रत्याशी उतारूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जो नीतीश कुमार की सीटें घटी, जेडीयू की सीटें बहुत घट गई थी और कम सीटें आने के बावजूद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया था। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि चिराग पासवान को बीजेपी ने ऐसा करने के लिए कहा था कि हमें नीतीश कुमार को डाउन करना है, नीतीश कुमार को नीचा करना है और उनका जनाधार कम करना है, इसलिए आप उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारिए। बहुत सारी 15-20 के करीब सीटें ऐसी थी कि जहाँ पर चिराग पासवान के कैंडिडेट ना होते तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू वहाँ से जीत सकती थी। उनके विधायकों की संख्या 50 से भी 60-70 भी जा सकती थी। लेकिन वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गए थे। सबसे ज़्यादा बीजेपी की सीटें, फिर तेजस्वी यादव की सीटें और फिर तीसरे नंबर पर ये गई थी। तो अब ये जो समीकरण बना है दोस्तों, एक तरीके से इस तरह का समीकरण बना है कि शायद ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया गया। और वास्तव में अगर ये प्लानिंग अमित शाह ने की है और चिराग पासवान भी इसके सहयोगी हैं, तो वास्तव में ये शानदार प्लानिंग है। देखिए, एक और भी इसका दूसरा पहलू है। अभी नीतीश कुमार परेशान हैं तेजस्वी यादव आरजेडी से। लगातार खबरें ये चलती रहती हैं कि नीतीश कुमार कभी भी इस महागठबंधन से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि उनके जो जेडीयू के 15-16 सांसद हैं, जिन्हें ये लग रहा है कि पिछली बार तो बीजेपी के गठबंधन में जीत गए थे 2019 में, लेकिन 2024 में शायद ना जीत पाए। इसके अलावा उनकी कुछ सीटों पर जहां आरजेडी फाइट में रही थी, आरजेडी अपना दावा कर रही है, लालू की पार्टी दावा कर रही है। तो इन सब चीज़ लोगों को भी, इन सब चीज़ों की भी समीकरण सामने आ रही हैं कि इनका क्या होगा। तो खबरें तो ये भी हैं कि लगभग 5-6 ऐसे सांसद हैं जेडीयू के जो बीजेपी के संपर्क में हैं। उनका कहना है कि अगर आप हमें बीजेपी से टिकट दे दें तो हम आपकी तरफ आने के लिए तैयार हैं।
तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने पिछले दिनों अपने विधायकों से, सांसदों से चर्चाएं की थी और उन्होंने जो चर्चाएं की थी, उन चर्चाओं में उन्होंने ये जानने की कोशिश की थी कि अगर हम बीजेपी के साथ जाएं तो क्या हो सकता है। इस तरह का उनका बयान था उसमें। और कुछ हालांकि उनका ये कहना था कि मैं तो ये देखना चाह रहा था कि सांसदों और विधायकों के क्षेत्र में विकास कार्य ठीक चल रहे हैं कि नहीं, लेकिन लोगों का ये भी मानना है कि वो अपने सांसदों विधायकों का मन टटोलना चाहते थे कि अगर हम फिर से बीजेपी के साथ चले जाएं तो क्या समीकरण बन सकते हैं। और इनमें से बताया जाता है कि ज़्यादातर विधायकों का और सांसदों का ये कहना था कि हमारा लालू की पार्टी के बजाय एनडीए में बीजेपी के साथ रहना ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो नीतीश कुमार ऊहापोह की स्थिति में थे, लेकिन चूंकि एनडीए में उनकी एंट्री की, उनकी पार्टी का, उनका एनडीए का पार्ट होना चिराग पासवान को पसंद नहीं है। रामविलास पासवान भी नीतीश कुमार को बेसिकली पसंद नहीं करते थे। तो बीजेपी इस बात को लेकर झिझक रही थी। दूसरी बीजेपी के सामने दिक्कत ये थी कि चिराग पासवान को अगर एडजस्ट करें तो उनके चाचा और उनके जो दूसरे सांसद 4-5 आए थे, उनमें से मंत्री भी बनाए गए थे केंद्र में, उन लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाए। तो इसके लिए बताया जाता है कि अमित शाह ने फार्मूला अपनाया और उनसे कहा कि देखिए आप सब लोग मिल बैठिए, एक ही परिवार के आप सब लोग हैं, एक ही पार्टी के लोग हैं, अलग अलग रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप सब लोग मिल लीजिए। और 5+1 का उन्होंने फार्मूला दे दिया था कि हम लगभग 6 लोकसभा सीटें आपकी पार्टी को दे देंगे जो पिछली बार आपको हमने दी थी। तो हो सकता है कि एक आध सीट चिराग पासवान और भी मांग लें और उन्हें एक आध सीट और भी मिल जाए। खबरें तो इस समय ये भी हैं कि जो एनडीए के गठबंधन के एलाइज हैं, जिन्हें एडजस्ट करने की पार्टी सोच रही है बीजेपी के, हम इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में एडजस्ट करेंगे, उनमें भी चिराग पासवान का नाम चल रहा है। लेकिन मुझे जो फिलहाल लग रहा है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट का सेशन, मानसून सेशन नज़दीक आ रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद जो कैबिनेट में रिशफल होना था वो भी पोस्टपोन्ड हो रहा है। हो सकता है कि मानसून सेशन के बाद हो, क्योंकि इसमें बातचीत अटक गई है अकाली दल के साथ भी। इसके अलावा अभी एकनाथ शिंदे, एनसीपी, नए एलाइज को महाराष्ट्र में एडजस्ट करने में पार्टी लगी हुई है। अभी देखिए अपने हिस्से के 4-5 डिपार्टमेंट बीजेपी ने अजीत पवार की पार्टी को दे दिए हैं महाराष्ट्र में। तो बीजेपी के सामने अभी बहुत सारे एलाइज को एडजस्ट करने का दबाव है। चंद्रबाबू नायडू भी प्रेशर बना रहे हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू को अभी चिट्ठी नहीं भेजी गई है और इस बारे में क्लियर भी नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए का पार्ट होंगे या नहीं। लेकिन फिलहाल दिल्ली में ज़बरदस्त खबर है चिराग पासवान को लेकर। खबर यही है कि उनकी चिट्ठी उनको जा चुकी है, जीतन राम मांझी को भी बुलाया जा रहा है और बिहार में लगता है कि बीजेपी ने अपना जो हिसाब किताब है वो पूरी तरह से सेट कर लिया है और नीतीश कुमार के लिए जितनी परेशानी हो सकती थी वो अब बीजेपी ने वहाँ पर खड़े करने का प्रयास अपना शुरू कर दिया है। देखिए सबसे बड़ी परेशानी उनके सामने यही थी कि किसी भी तरीके से जो ये कांग्रेस का, आरजेडी का, जेडीयू का गठबंधन है, इसको वीक किया जाए, और ये ऑटोमेटिकली वीक हो रहा है। जेडीयू की नहीं बन रही है, कांग्रेस की अपने मुद्दे हैं, किसी तरह से तालमेल बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए बीजेपी को कुछ नहीं करना था। बीजेपी तो जहां पिछली बार लोकसभा चुनाव में लड़ी थी वहीं अपने प्रत्याशी उतारेगी, और जो सीटें 16 सीटें जीती थी जेडीयू ने, उन 16 सीटों को उसे बांटना है दूसरे सहयोगियों के लिए। तो बीजेपी के हिस्से में शेयर काफ़ी है, लेकिन उल्टा हो रहा है वहाँ पर। जहाँ पर जेडीयू पिछली बार जीती थी उनके सामने आरजेडी के प्रत्याशी भी थे। कुछ जगह आरजेडी वाले बड़ी फाइट में आए थे, तो आरजेडी वाले भी अपना दावा ज़्यादा रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बीजेपी का जो गठबंधन है वहाँ पर, एनडीए का जो गठबंधन है बिहार का, उसमें आने में सबको फ़ायदा नज़र आ रहा है। इसलिए चिराग पासवान आसानी से एडजस्ट हो जा रहे हैं। जीतन राम मांझी भी बेटे के लिए एक सीट मांग रहे हैं, साथ उन्हें मिल जाए। उपेंद्र कुशवाहा को भी मिल जाए, सब लोगों को मिल जाएगी। मुकेश सहनी को भी शायद एक आध सीट मिल जाएगी। तो बीजेपी के पास देने के लिए 16-17 सीटें आराम से हैं। वो आराम से अपने इन एलाइज को वहाँ पर बांट सकती है। लेकिन असली झगड़ा होने वाला है जेडीयू में, कांग्रेस में और आरजेडी में। जेडीयू कुछ जगह कांग्रेस से भी लड़ी थी, आरजेडी जो थी वो कुछ जगह जेडीयू से भी लड़ी थी। उन सीटों को किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। तो फिलहाल नीतीश कुमार की एक तो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, और जो वो कोशिश कर रहे हैं कि 2024 से पहले एक बार फिर पलटी मार के एनडीए में आ जाएं, उस पर ब्रेक लगा दिया है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री होने का मतलब है कि नीतीश कुमार के खाते पर बीजेपी ने क्रॉस लगा दिया है परमानेंट, कि अब इनको साथ नहीं लेना है। वैसे भी अमित शाह पिछले दिनों अपने कई कार्यक्रमों में ये कह चुके हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ अब कभी समझौता नहीं करेंगे। देखते हैं नया डेवलपमेंट क्या आता है। अब फिलहाल तो मुझे काफ़ी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं बिहार की राजनीति में। चिराग पासवान
चमकता हुआ सितारा हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। उन्होंने अपने पिता के निधन के बाद, अपनी पार्टी के पूरी तरह से टूट जाने के बाद, वो इकलौते सांसद बचे थे अपनी पार्टी के, उसके बावजूद भी वो लोगों के बीच में गए, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जुड़े, युवाओं को जोड़ा। और देखिए, एक समीकरण तो उनके साथ है ही कि दलित पिता और स्वर्ण माता का खून है उनके अंदर, तो उनकी स्वीकार्यता दोनों तरफ है, दलितों में भी और सवर्णों में भी। देखते हैं चिराग पासवान का आना एनडीए में क्या गुल खिलाता है बिहार की राजनीति में, इस पर हमारी नज़र बड़ी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बिहार से अगर आप हैं, प्लीज़ अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि बिहार के जो दर्शक हैं वो मेरे अक्सर बिहार के जो शोज़ होते हैं, बिहार के वीडियोज़ होते हैं, उनको अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। तो मेरी बनी रहेगी नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर। फिर आपसे मिलूँगा। नमस्कार।